हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेडुअल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। जी हाँ, अभी तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए और उम्मीद करते हैं वहां से कुछ भी ऐसी चीजें अब बची नहीं है। अब आगे हम लोग मॉडर्न ये मिडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाता है और अभी जीआईसी अल्टीग्रेड का जो एग्जाम हुआ वहां से अलग अलग तरीके से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक को पढ़ेंगे। साथियों, आप जानते हैं हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना जहां से क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना। अगर हम बात करें यहां पर दिल्ली सल्तनत का उदय, और जब मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात होती है तो उसका जो काल माना जाता है वो लगभग 700 ईस्वी से 1700 के मध्य का समय को मध्यकालीन इतिहास के रूप में माना जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये है, हम दिल्ली के सल्तनत के इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल में देखें तो पाल वंश जो कि बंगाल में शासन कर रहा था, उसके बाद सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद चालुक्य वंश, परमार वंश और उसके साथ साथ राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कर रहे थे। क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बहुत रेयर में कभी एक आध बना होगा तो ठीक है, नहीं तो जल्दी नहीं बनते हैं, तो इसलिए हम लोग उन चीजों को ज्यादा कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर देखें, हम उनको जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उनको कवर कर लेंगे। बाकी यहां पर अगर आप देखें तो हम दिल्ली सल्तनत को यानी दिल्ली की गद्दी को केंद्र में मानते हुए चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, एकदम मजा आने वाला है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ आप सीखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं अरबों का सिंध पर आक्रमण, तो ये आक्रमण लगभग 712 ईस्वी के आसपास में हो रहे थे और इसका नेतृत्व अगर हम जो एक थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिकॉग्नाइज करने वाली चीज है, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया। और इसका जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वो चचनामा, एक फतहनामा सिंध है, उसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसका परिणाम ये होता है कि राजा दाहिर की पराजय होती है, लेकिन ये साम्राज्य बहुत विस्तार नहीं हो पाता है, यहीं पर सीमित रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है अरबों का सिंध पर आक्रमण की ये पूरा प्लानिंग आप पिक्चर के माध्यम समझ सकते हैं। इसी तरीके से भारत की जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर गजनवी, यहां पर देखें गजनवी वंश का भी निगाह होती है, जिनका भी आक्रमण होता है। यहां पर देखें, अगर इस वंश के संस्थापक की जब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। संस्थापक की बात करते हैं गजनवी वंश की, तो वो है अलप्तगीन, ठीक है। और उसका यहां पर देखें संस्थापक अलप्तगीन, और राजधानी इसने क्या बनाया था, अपनी राजधानी गजनी बनाया हुआ था, ठीक है, उसके हम बात कर रहे हैं। और इसने जो है प्रथम तुर्क आक्रमण सुकुब्तगीन यानी अलप्तगीन का दामाद ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। देखो यहां पर इस जो अलप्तगीन था, इसने जो है वंश की स्थापना किया, किस वंश का, गजनवी वंश का। और इसका जो अगला शासक है, जो उसका दामाद था सुगुप्तगीन, उसने जो है क्या किया, भारत पर आक्रमण करता है, भारत के शासक जो जयपाल थे उन पर आक्रमण करके उनको पराजित करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है बहुत ज्यादा ये नहीं था कि ये आकर के यहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित करेगा, लूट उट कर निकल गए। लेकिन अब इसी चीज से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के कि भैया पप्पा तो भैया पैसा लूट कर लेके आए हैं, तो महमूद गजनवी भी भारत पर फिर आक्रमण करने का के लिए वहां से प्रयास करना शुरू होता है और इन्हीं से भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण का मार्ग खुल जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो महमूद गजनवी भारतीय इतिहास का ने मतलब अगर हम कह सकते हैं भारत पर शासन तो नहीं किया इसने, लेकिन भारत को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 17 बार इसने आक्रमण किया, ठीक है, हम इसको समझेंगे। आक्रमणों का तूफान अगर हम देखें तो यहाँ पर 17 बार भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर जो है इसने आक्रमण किया। कौन, महमूद गजनवी, ठीक है। इसका समय काल की बात अगर हम करें तो 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण करता। और इसका ये नहीं था कि यहाँ पर आकर के हम शासन करेंगे, ये बस भैया इनका था लूटो, धन संपदा ले चलो अपने देश, ठीक है। गजनी किसी तरीके से लूट लाट करके गजनी लेकर चलो। और इसने अपने पिता सुकुब्तगीन से विजय से उत्साहित होकर के इसने इस अभियान की शुरुआत की और भारत देश अलग अलग तरीके से बटा ही था,
जिसका मन हो आओ लूटो लेके जाओ भैया। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी। देखो यार, घबराना बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस रखिए। बहुत मजेदार तरीके से हम उन चीजों को समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करना, टेस्ट और जो भी सारी चीजें मटेरियल होती है, तो आप हमारे इसी नंबर पर 9565 27 24 42 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो हमारा ग्रुप बना हुआ उसमें जोड़ दिया जाएगा। एक छोटी सी फीस है, पे करने पर आपको ग्रुप में जोड़ करके सारे टेस्ट और सारी चीजों का आप लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसका एक प्रमुख लूट जो कि भारत का सबसे ऐतिहासिक लूट अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और विध्वंसक आक्रमण था। गुजरात का ये इस जो है शिव मंदिर, जिसको हम शोम मंदिर के नाम से जानते हैं, गुजरात का आक्रमण उस समय भीम से जो है फर्स्ट है, ये फर्स्ट है भैया, ठीक है, भीम फर्स्ट, यहाँ पर रिपोर्ट में नाम भीम फर्स्ट जो है, भीम फर्स्ट पर आक्रमण करता है और इनको लौटता है सोमनाथ का मंदिर, जो कि बहुत ऐतिहासिक है 1027 ईस्वी में। हालांकि और भी जो इसके लूट रहे बहुत ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। इसको ये पूछा जाता है कि सोमनाथ पर का मंदिर को कब लूटा गया था, तो इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है 1025 ईस्वी में। तो इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1030 ईस्वी में, तो इस तरीके से मुक्ति मिलती है। नहीं और जिया होता तो या और 10 बार लूटा होता इसने, क्योंकि एकता ही नहीं थी, जिसका मर्ज होता था उसी तरीके से। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच अगर हम देखें तो तलवार के परे संस्कृत और सिक्के देखें यहाँ पर, चूंकि अगर इनके जो शासनकाल थे गजनवी दरबार में, दरबारी विद्वान कवि अल बर्नी था, और जिसने किताबुल उल हिंद पुस्तक लिखी थी, फिरदौसी इसका था, उतबी और फारूकी, ये सब इसके दरबारी थे। इस अगर हम इस वंश की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुद्रा नीति इसने अपनाई थी। चांदी के सिक्के पर एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख लिखा हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक मिलन की, तो युद्ध के बीच भी ज्ञान और भाषा का आदान प्रदान हुआ था। ये सारी चीजें हमको जानना चाहिए। इन्हीं के बीच अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी एक नई महत्वाकांक्षा के साथ एक नए वंश की एक नई शुरुआत होती है। मोहम्मद गौरी के 12वीं सदी के मध्य में गौरी वंश का उदय होता है। यहाँ पर देखें, ये गजनवी है, ठीक है, ये गौरी है, और ये मुल्तान है, और यहाँ पर गुजरात है, ये ठीक है, गुजरात है, ठीक। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये भारत का ये मैप है, और ये वाला क्षेत्र है। यहाँ से लगातार अफगानिस्तान वाले ये क्षेत्र से ये लोग आक्रमण करते थे, ठीक है। ये देखो, ये गुजरात है, हमारा देश अभी वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर ये है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ के आक्रमण लगातार भारत देश के अलग अलग कोनों पर होने प्रारंभ हो गए थे। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, तो 12वीं सदी के मध्य में गौरी का वंश का उदय होता है। प्रथम आक्रमण इसने किया 1175। अब ये आक्रमण पहली बार करता है 1175 ईस्वी में। कहाँ पर? मुल्तान पर इसने आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया, हालांकि इसको सफलता नहीं मिली। गुजरात के शासक भीम सेकंड के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया, ठीक है। आक्रमण तो इन्होंने 1175 में करा है, ठीक है, लेकिन अगर बात करा जाए तो गुजरात में जब इसने आक्रमण किया था, भीम सेकंड वहां का राजा था, उसने उठाकर पटक दिया कि भैया ईसा है, वापस जाओ, ठीक है। सब लोग मजाक बना के रख लिए हो, जब देखो तो आप मुंह उठा के चले आते हो आक्रमण करने। तो ये सारी चीजें रहे। ये तुर्क थे, भारत में तुर्क राज्य का धीरे धीरे इसका जो लक्ष्य था कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की जाए, ठीक है। अब देखो, जब ये मोहम्मद गौरी की बात आती है, तो जब मोहम्मद गौरी की बात आती है तो तराइन का युद्ध भला कैसे भूला जा सकता है। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसने अगर कहा जाए तो भारत की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और उस दौरान पृथ्वीराज जो थर्ड यानी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत ही मतलब फेमस राजा थे, उनके और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। आराम से पृथ्वीराज चौहान साहब इसको हरा देते हैं, और यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है हार करके वापस चला जाता है। लेकिन जिसको जीतना है तो फिर से प्रयास करता है। राजपूत शक्ति का ये एक अंतिम जो है महान प्रदर्शन था, लेकिन इसके अगले ही साल वो फिर अपनी शक्ति को मजबूत करता है और दोबारा शासन करता है। इस समय आपको नाम याद होगा, एक जयचंद, ठीक है। हालांकि ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो उस जयचंद की मदद से मोहम्मद, ये आप देखें तो मोहम्मद गौरी दोबारा जो है युद्ध करता है, ललकारता है तराइन के युद्ध में। और तराइन का इसे द्वितीय युद्ध बोला जाता है। 1192 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यहाँ पर युद्ध होता है, गौरी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा, और होता क्या है परिणाम स्वरूप, पृथ्वीराज थर्ड की जो है यहाँ पर पराजय होती है, और भारत में तुर्क राज्य की वास्तविक स्थापना यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो गौरी के सिक्के पर जो है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखेंगे। एक अनोखा मिश्रण था प्रतीक के रूप में। देखो, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीजों को आप लोगों के लिए शामिल किया गया है। सिक्कों का एक ओर कलमा और दूसरी ओर देवी की लक्ष्मी
की आकृति बनी थी। भाई कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराते हुए क्वेश्चन को देखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं कि किसके शासनकाल में या किसके द्वारा सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई। तो आप यहाँ पर मोहम्मद गौरी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब इस पे यह शासक की व्यवहारिक दृष्टि और स्थानीय स्वीकृति के प्रयास को जो है दर्शाता है कि भैया ठीक है, जिससे कि उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पर देखें तो मोहम्मद गौरी बहुत ज्यादा दिन शासन तो नहीं करता है, लेकिन उसके जो उसका गुलाम था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, उसने जो है सत्ता यानी एक नए राजवंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की। यहाँ से 1206 से क्योंकि 1290 ईस्वी तक इस वंश मतलब ये वंश चलता है। यहाँ पर देखें गौरी का कोई पुत्र नहीं था, साम्राज्य उसके जो है गुलामों ने संभाला। और इसके प्रमुख उत्तराधिकारी की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वंश को ठीक है क्या जाना, ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसके? इस गुलाम वंश के, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप जान सकते हैं क्योंकि वो मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है उसके बाद बहुत दिन तक नहीं जिंदा रहता, वो उसने जो है भारत की सत्ता को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंपता है कि भाई तुम ऐसा करो, देखभाल करना, यहाँ पर हम चले। मर गया। अब देखो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक जो है पहला सुल्तान था, उसने क्या किया, सुल्तान की पदवी नहीं ली क्योंकि वो गुलाम था, वो जो है सम्मान कर रहा था, उसने पदवी नहीं ली। मलिक और सिपह सालार नाम से अपने उसने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उसने राजधानी को लाहौर बनाया था। ये क्वेश्चन बनता भाई, ठीक है। जब यहाँ पर देखें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ठीक है। और अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। 1000 बार क्वेश्चन बना हुआ है कि लाख बख्श किसे का, भारतीय इतिहास में लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन बन जाएगा, बस इतना जानना है हमको। यहाँ पर देखें और एक चीज जो बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर की विरासत कुतुब मीनार, भला कौन भूल सकता है इसको, ठीक है। आप इसको देखें तो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है ये बनवाया गया। और ये क्वेश्चन बनता है कि किसके याद में बनवाया गया था, तो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। अगर इसकी निर्माण की बात की जाए तो ऐबक ने इसकी नींव रखी, लेकिन कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। और बीच में बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त भागों का जीर्णोद्धार भी कराया था। तो इस तरीके से इतना यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विध्वंस और अंत। इसका जो ऐबक का जो सेना नायक था जिसे बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता था, हरामुद्दौला था वो जो है, वो जाता है प्राचीन विश्वविद्यालय को ध्वंस करता है। देखो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, ठीक है। और इसी दौरान ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। चौगान यानी पोलो खेलते हुए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बना दिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है, या कौन सी गेम खेलते हुए हुई थी, या फिर किससे गिर करके हुई थी, या कौन सा ऐसा राजा था जिसने जो है जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। तो ये तरीके से अलग अलग तरीके से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर पोलो और चौगान और घोड़ा, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके उत्तराधिकार की बात आए, ऐबक के बाद कुछ समय के लिए आराम शाह शासक बना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगले शासक के रूप में इल्तुतमिश अपनी धाक जमाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनता है, ठीक है। इल्तुतमिश को ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो था यह है इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसकी जो एक महान कार्य थी वो अगर हम देखें यहाँ पर, तो लाहौर से इसने अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। कहां पर शिफ्ट किया, दिल्ली में शिफ्ट किया। भैया लाहौर दूर पड़ा था, ये देखो लाहौर यहां था, यहां से इसने उठा करके दिल्ली में शिफ्ट किया कि भैया ठीक है हम और इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करके सुल्तान के रूप में, ठीक है। अभी आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का नाम या सुल्तान की पदवी नहीं धारण किया था, ठीक है, लेकिन इसने सुल्तान की पदवी धारण किया और अपनी स्वतंत्र एवं वैधानिक स्थिति को अपनी मजबूत करता है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर रक्षा एवं कूट, इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका हो गया अलाउद्दीन खिलजी का हो गया, जिनको हम समझेंगे अभी, ठीक है। रक्षा और कूटनीति में अगर हम देखें तो इसने सबसे पहले साम्राज्य का शुद्धिकरण कराता है, यानी मजबूत कराता है। तराइन की तीसरी लड़ाई भी होती है 1215 से में इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी यालदौज को पराजित कर अपनी स्थिति को उसने जो है सुरक्षित किया। इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके यहाँ पर 1215 ईस्वी में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अब इस दौरान जैसे अगर देखें तो मंगोल
का संकट था, मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, ठीक है, लगातार भारत पर। अब चूंकि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था तो जाहिर सी बात है मेन सेंटर में यही था। तो चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए उसने जो है ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। ये घटना है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गुलाम का गुलाम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इस तरीके से यहाँ पर गुलाम का गुलाम इसको कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अगर हम बात करें राज्य का ढांचा और प्रशासन और कुलीन वर्ग, यहाँ पर जब बात करते हैं तो तुर्क ए चहलगानी यानी चालीसा दल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। अपने विश्वसनीय लोगों का एक गुट इसने बनाया जो सत्ता का मुख्य आधार बना। इसने जो है अपने विश्वसनीय लोगों का एक गुट बनाता है कि भाई तुम लोग हमारे विश्वसनीय हो, शासन और प्रशासन को कैसे चलाना है, कैसे क्या सारी चीजें हैं, उसका एक समूह इसने किया। और उसका अलग से मतलब उसका प्रयोजन था, जो भाई राजा के करीबी थे। ये सब इसको तुर्क ए चहलगानी नाम से जाना गया और इन्हीं के ताकत पर अपनी सत्ता को संचालित कर रहा था। और एक चीज और देखो, एकता व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे बहुत बार क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर ये गौरी द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रणाली को इल्तुतमिश ने एक संगठित और संस्थागत रूप दिया था। मोटा मोटी एकता व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा सा ये जान ले। इसमें क्या होता था कि जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी होते थे उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, उनको एक भूभाग दे दिया जाता था और उस भूभाग का स्वामी उनको बना करके जो किसानों के अंडर में वो जमीनें होती थी उनसे वो टैक्स लेते थे, ठीक है। तो वो जो टैक्स लेते थे वही उनका वेतन हो जाता था। उसमें कई ऐसी चीजें थी, अलग अलग तरीके से जो सुल्तान बनते हैं वो अपनी अपनी चीजों को बदलते हैं। वहां पर फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भाई जितने टैक्स जितना तुम ले रहे हो उस टैक्स में अगर आपके खर्चे से बचता है तो उसको आपको राजकोष में जमा भी करना पड़ा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर हुई, होता क्या था कि भाई आप प्रशासनिक अधिकारी हो, आप किसानों पर अत्याचार करो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले लेते थे किसान पर। यहाँ पर भ्रष्टाचार होता था, आप उसको भी आगे बंद किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसको भी हम आगे देखेंगे यहाँ पर। तो इतना आप जान लीजिए। ये देखिए तुर्क ए चहलगानी इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये 40 लोगों की कुर्सी है यहाँ पर देखें, ठीक है। ये 40 दल, ये 40 दल ये क्या करते थे, सम्राट को यहाँ पर पूरी अपनी जो है जानकारी देते थे, अपना अनुभव साझा करते थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थव्यवस्था और न्याय का, तो सुल्तान की पहचान यहाँ पर देखिए मुद्रा सुधार इसने किया था। सल्तनत में शुद्ध अरबी प्रकार के इसने सिक्के चलवाए थे, ठीक है। चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने जो है चलाया, जो कि मानक मुद्रा बने थे, ठीक है। चांदी का टका और तांबे का जीतल, देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पर देखें, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि इसने जो है चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था, तो आपको इतना यहाँ पर जानने की जरूरत है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मुद्रा के मानक बने थे। अब अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो दरबार के फरियादों के लिए न्याय का घंटा लगवाया था। न्याय का घंटा, ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। टका और जीतल तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन ये न्याय का घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो जब बात आती है उत्तराधिकार का, धीरे धीरे ये बुढ़ा हो गया। अब यहाँ पर इसकी एक बिटिया थी रजिया, जिसको उसने जो है अपना क्या करता है उत्तराधिकारी चुन लिया इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसी दौरान जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो कि अयोग्य शासक था, उसकी सत्ता जो है, जिसकी सत्ता उसकी माँ जो है शाह तुर्कान के हाथों में थी, वो बहुत क्रूर शासका थी। अब लेकिन होता क्या है कि चूंकि अब इल्तुतमिश मर गया था, तो इस दौरान तमाम तरीके का विरोध होता है, विद्रोह होता है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को सुल्तान के रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन चूंकि अब मतलब सत्ता इनके हाथ में जा चुकी थी, इसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ व्यवहार कर रही थी, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके रजिया को पुनः गद्दी पर जो है बैठा देते हैं। अमीरों का समर्थन प्राप्त करके ये दोबारा से गद्दी जो है हासिल कर लेती है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका है। यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा जरूरी है, इतना आपको जानना चाहिए। जिसने 1236 से 1240, बहुत ज़्यादा समय तक तो नहीं, लेकिन 4 सालों तक इसने गद्दी को संभाला। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। उसने जो है पर्दा का त्याग करके शासन की बागडोर संभाली और उसका उदय जनता के सीधे हस्तक्षेप और समर्थन से हुआ था, जैसा अभी हमने चर्चा किया। तो अगर हम देखें यहाँ पर रजिया का संघर्ष और पतन दोनों पर बात करें, तो याकूत जो है एक अबिसिनियाई गुलाम को अमीर ए याकूर के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया इसने, जिसकी वजह से तुर्की जो अमीर थे वो नाराज हो गए, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से, तुर्की अमीर के सहयोग से गद्दी पर बैठी थी।
और उसके खिलाफ कार्य करके जो है ये इस गुलाम को उसने जो है उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। तो उनको बुरा लगा, नागौर लगा कि अरे क्या कर रही है रे पगली। तो इस तरीके से फिर उसके बाद होता क्या है, अल्तुनियस जो कि तबरहिंद भटिंडा के विद्रोही इक्तादार अल्तुनिया से इसने क्या किया, शादी कर लिया। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहा। अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथल पर जो है कैथल के पास में डाकुओं के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दिया गया और इस तरीके से इसका शासनकाल समाप्त होता है। अब कुछ दिन तक इधर उधर चलता है, कठपुतली सुल्तान और अमीरों का वर्चस्व रहता है। ठीक है, उसमें अगर देखें तो बहराम शाह, थोड़ा सा ये जानने इसलिए है कि अगर हम देखें तो प्रथम मंगोल आक्रमण 1241 ईस्वी में बहराम के शासनकाल में हुआ, तो इतना आपको जानना चाहिए ये। ठीक है, बहराम शाह के शासनकाल में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ 1241 ईस्वी में, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखा जाए तो मसूद शाह जो है बहराम शाह की हत्या के बाद शासक बना, परंतु इसका कोई मतलब नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। अब देखो जो प्रभावशाली है, यहाँ पर देखिए नसरुद्दीन महमूद बलबन के प्रभाव और 1246 से 65 तक इसने जो है यहाँ पर देखे आगे गद्दी को संभाला जाता है। बलबन की सहायता से गद्दी मिली और वह कौन था, नसरुद्दीन महमूद कौन था, ये बलबन का दामाद था। आप जान लीजिए बलबन कौन था। अगर आप देखें तो बलबन जो है नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ और वास्तविक सत्ता तो उसी के हाथ में थी। बस उसने जो है दे रखा था अपने कुर्सी अपने दामाद जी को बस, लेकिन सत्ता वहीं संचालित कर रहा था। यह काल बलबन के भविष्य के राजत्व की तैयारी का समय था। इस तरीके से यहाँ पर देखें ये ससुर दामाद जो है यहाँ पर जो है शासन करते हैं कुछ दिन तक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन की अगर हम बात करते हैं तो वो गद्दी पर बैठता है 1266 से जो है 1286 तक शासन करता है। ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण इसका समय था। अगर आप देखें तो इल्तुतमिश का तुर्की दास ग्वालियर विजय के बाद खरीदा गया था। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो कोई ऐसा नहीं था कि राजा परिवार से था, लेकिन ये एक योद्धा था। इसको जो है इल्तुतमिश का तुर्की दास था ये, जिसको जो है ग्वालियर विजय के बाद खरीदा गया था। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, लेकिन इसने विवाद में बड़ा नाटक फैलाया, उसको भी बात करेंगे। और इसको उपाधि दी गई थी, नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलूग खां की उपाधि थी। एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, उलूग खां की उपाधि किसने दिया था, किसको, बलबन को। तो बलबन को ये उपाधि दिया था उसी के दामाद, किसने, ये जो है नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने जो है इसने जो है उपाधि दी थी, उसी के दामाद ने क्या उपाधि थी, उलूग खां की। तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है जब बलबन जो है गद्दी पर बैठता है, सेंट्रलाइज करता है वो शक्तियों को, अपने पावर को, अपनी ताकत को मजबूत करता है। क्योंकि अभी इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर जो है बहुत हलचल थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो है तुर्क ए चहलगानी का अंत कर दिया। जो 40 लोगों को जो समित इल्तुतमिश बनाया था, जिसमें उसके सगे संबंधी होते थे, जो राजा के जो मतलब होते थे, जो मजबूत करते थे राजा को, उसको इसने बंद कर दिया। बलबन ने इस शक्तिशाली गुट को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उसमें जो है ज्यादातर वही लोग थे जो इल्तुतमिश के लोग थे। ठीक है, तो उनको वो समाप्त कर देता है। उसके बाद दैवी अधिकार बता करके लोगों को स्वयं को नियामत ए खुदाई इसने, अब ये क्वेश्चन बनता है, स्वयं को इसने नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। राजा ने अपने आप को क्या बताया कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं यहाँ पर। ठीक है, और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित करके इसने क्या किया, राजा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ताकत किया। अब देखो जिल्ले इलाही, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बलबन ने ही जिल्ले इलाही, और आगे भी अभी बताएंगे, सिजदा, पैबोस, ये सारी व्यवस्थाएं इसने किया था। जिल्ले इलाही और यहाँ पर जो है नियामत ए खुदाई, ये व्यवस्था इसने जो है खुद के लिए अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किया। सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दरबारी शिष्टाचार में एकदम ये देखो नतमस्तक हो जाओ, लेट जाओ भैया। ठीक है, सिजदा और पाबोस, यहाँ पर देखें सिजदा और पाबोस, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखो अनुशासन में दरबार में सिजदा यानी लेट कर प्रणाम करो, और पाबोस मतलब कदम को चूमो, मिट्टी सिट्टी जो लगी हो साफ कह दो। ठीक है, उत्सव होता क्या था, फारसी नववर्ष नैरोज का उत्सव आरंभ इसने करवाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई फारसी नैरोज का जो है उत्सव मतलब फारसी नववर्ष नैरोज का उत्सव आरंभ किसने कराया था, तो किसने कराया था,
आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये देखो वंश गौरव, अपने स्वयं को इसने बलबन ने क्या किया, अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया। ये क्वेश्चन हमने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त बताया। तो ये आपको हम वही चीजें कराना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 95 65 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पीडीएफ और टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए, घबराइए नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने क्या किया कि भाई, चूंकि यहाँ पर देखें अगर, तो इसने क्या किया था, तुर्क ये चहलगानी का अंत कर दिया था। लेकिन अगर उसको सत्ता चलाना है भाई, कोई भी राजा हो, अगर वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है तो कुछ चीजें वो अपने स्तर से शुरू करना उसके लिए अनिवार्य होता है। उसने क्या किया, जो है उसको बंद करा करके सैन्य शक्ति और गुप्तचर तंत्र को बनाया। देखो यहाँ पर ये गुप्तचर तंत्र, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसमें दीवान ए अर्ज, एक पृथक और शक्तिशाली सैन्य विभाग की जो है स्थापना किया। और यहाँ पर देखिए गुप्तचर विभाग, राज्य के हर कोने पर नजर रखने के लिए जासूसों के जाल बिछा दिया इसने। अलग अलग जगह पर जाओ, देखो कि क्या हो रहा है, कहीं विद्रोह तो नहीं हो रहा, कहीं राजा प्रजा में, मतलब चीजों को मजबूत करने, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए सारी व्यवस्था इसने किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने बंगाल का अभियान भी किया, बलबन का प्रथम और आखिरी सैन्य अभियान था। दीवान अर्ज, यहाँ पर इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर एक युग की विरासत, बलबन ने अराजकता को समाप्त कर एक निरंकुश लेकिन स्थिर शासन स्थापित किया था, ठीक है। अगर इसको सांस्कृतिक संरक्षण के हिसाब से देखें तो फारसी के महान कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार की शोभा थे। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, किसके, और अमीर हसन किसके थे, तो बलबन के, ठीक है। अब यहां पर देखें, इल्तुतमिश के संगठन और बलबन की शक्ति ने सल्तनत की जड़ों को गहरा कर दिया था, ठीक है। तो ये इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। अब आगे होता है क्या, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिए उसका भी इतिहास में बड़ा प्रभाव है। क्रांति और सुधार, ठीक है, 1290 से 1320 यानी 30 साल का शासनकाल। यहां पर देखें तो तुर्की एकाधिकार का अंत और साम्राज्यवादी युग का उदय होता है। ये तुर्क के जो लोग थे इनको अंत करके साम्राज्यवादी, यहाँ पर अगर देखें तो खिलजी की क्रांति होती है, सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगर हम देखें तो तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त कर दिया और तुर्की लोगों को की जातीय तानाशाही का अंत यहाँ पर हो गया। संस्थापक की जब हम बात करते हैं कि तुर्क वंश के संस्थापन किसने किया था, तो कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। कब, इसने 1290 से 1296 तक शासन किया, ठीक है। 1290 से 96 खिलजी वंश का प्रथम शासक और संस्थापक था। ये देखो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। राजधानी इसने किलोखरी में स्थापित किया और उदारवाद शासन का संक्षिप्त दौर था। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का उदय होता है 1296 ईस्वी में, एक गद्दी पर बैठता है और 1316 ईस्वी के मध्य तक शासन ये करता है। यहाँ पर देखिए इसका राज्याभिषेक होता है बलबन के लाल महल में, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि बलबन के लाल महल में किसने राज्याभिषेक करवाया था, तो किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भैया, ठीक है। और इसने जो है खलीफा से सुल्तान की पदवी समाप्त कर देता है। और ये एक महत्वाकांक्षी और निरंकुश ये शासक था, आप सब जानते हैं, मूवियों के माध्यम से हम लोगों ने भी इसको देखा है, ठीक है। उत्तर भारत का विजय की अभियान शुरू करता है, गुजरात पर विजय करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात है यहाँ पर, और उसके बाद रणथंभौर और ये देखो चित्तौड़। तो यहाँ पर इस तरीके से इसने जो है अलग अलग जगहों पर शासन करने का प्रयास करता है। यहीं पर मलिक काफूर को इसने खरीदा। मलिक काफूर किस, गुजरात में, गुजरात जो है युद्ध के दौरान इसने जो है यहीं से भावी जो सेनापति था इसका मलिक काफूर, उसको इसने खरीदा था। इसका वफादार सेनापति बना, ठीक है, भावी सेनापति। रणथंभौर 1900 देखें रणथंभौर का युद्ध इसने लड़ा 1301 ईस्वी में, हमीर देव को पराजित किया और अमीर खुसरो द्वारा जौहर प्रथा का यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। अगर हम चित्तौड़ की बात करते हैं तो रत्न सिंह को हराया इसने, जो है शासन जो है खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दक्षिण का द्वार इसने खोला विंध्याचल के पार। अब यहाँ पर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कोहिनूर हीरा, यहाँ पर समझिएगा बात को। इसका प्रमुख लक्ष्य था कि देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य राज्य, क्योंकि इस समय पैरेलल में अलग अलग राज्य जो है लोग शासन कर रहे थे। दिल्ली के अलग, ये तो हम दिल्ली को केंद्र मान करके पढ़ रहे हैं, दिल्ली के अलग जो अन्य जो छोटे छोटे राज्य थे वहां पर जो है शासन चल रहे थे, उनको ये अपना केंद्र मानता है, मतलब उनको उन पर अपना अधिकार करने का प्रयास करता है। वारंगल विजय करता है। उस समय प्रताप
रुद्रदेव सेकंड वहां का शासक था, जिसको पराजित करता है। और इस दौरान इसने जो है मलिक काफूर, जो जिसको गुजरात से लाया था, ये मलिक काफूर, इसके द्वारा जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त करता है ये, ठीक है, कोहिनूर हीरा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साम्राज्यवाद की रक्षा और मंगोल की चुनौती, यहाँ पर देखें साम्राज्यवाद की रक्षा और मंगोल की चुनौती। अलाउद्दीन के काल में दिल्ली पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये क्वेश्चन बना है कि किसके काल में, किसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, तो कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इसने उपाधि एक लिया था द्वितीय सिकंदर का, 4 युद्ध जीता नहीं, कि द्वितीय सिकंदर की युद्ध ले लिया, सिकंदर ईसानी के नाम से, ठीक है। तो इसने 1304 ईस्वी में सीरी का किला भी बनवाया था। किससे बचने के लिए? मंगोलों से बचने के लिए सीरी का किला, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसने जो है बनवाया था, ठीक है। तो इतना यहाँ पर आपको जानना चाहिए। और इसने बहुत सारे सुधार किए, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसको हमको देखना है। सैन्य सुधार में अगर इसने किया तो अस्थायी सेना का इसने गठन किया, और सैन्य क्षेत्र में पहली बार अस्थायी सेना का गठन किया। अब तक क्या था? एकता व्यवस्था थी। देखो यहाँ पर सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा इसने शुरू किया, और भ्रष्टाचार रोकने हेतु दाग, यानी घोड़ों को दाग देता था, दागन करता था, और हुलिया सैनिकों का विवरण प्रणाली इसने शुरू किया। तो ये क्वेश्चन बन जाता भाई, दाग और हुलिया, ठीक है, दाग और हुलिया प्रणाली, ये देखो यहाँ से इससे दागे जाते थे घोड़े, और दाग और हुलिया प्रणाली इसने जो है शुरू किया था। किसके लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और आर्थिक इंजन, भू राजस्व सुधार, यहाँ पर देखिए मसाहत और भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान। ये क्वेश्चन अभी आपके जीआईसी अल्टीग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भूमि की पैमाइश कराने वाला सुल्तान तो कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी। ये हम लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो ये बात आप समझे कि बस हम उन्हीं चीजों को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो फैक्चुअल है, जो इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर कर के दरों की बात करें तो कुल उत्पादन का 50% भू राजस्व ले लेता था। सोचो 50 किलो पैदा हुआ तो 25 उनको दो, 25 अपने पास रखो। मध्यस्थों का इसने अंत कर दिया, करप्शन को बंद करने के लिए। देखो पहले क्या होता था, खुद मुकद्दम और चौधरी, इनकी शक्तियों, खुद मुकद्दम, ये सब अलग अलग तरीके से गांव के मुखिया के रूप में होते थे। तो होता क्या था कि पहले गांव का जो मुखिया होता था उसके पास जाता था, वो अपना कुछ न कुछ बचा के रख लेता था, फिर उसके बाद उसके ऊपर के अधिकारी ले जाते थे, फिर उसके बाद फिर जाकर के राजस्व विभाग में पहुंचता था। तो एक अलग स्टेप के बाद ये क्या होता था, बहुत सारी चीजें, यानी अगर जमीन से 50 किलो चला है तो पता चले वहां पहुंचते पहुंचते 20 किलो मिल रहा, जो चीजें बीच की आप जान ही रहे हैं व्यवस्था थी, करप्शन, तो उसको उसने करके डायरेक्ट व्यवस्था कर दिया, ठीक है। नए कर इसने लागू किया, घरी कर और चराई कर। तो ये क्वेश्चन बनता है भाई, चराई कर कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा लाया गया था, तो ये किसके द्वारा लाया गया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ने मुक्तराज बकाया वसूली करने के लिए इसने एक नया विभाग स्थापित किया था, जिसको क्या कहा जाता है? दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज नाम से जाना जाता है। बकाया वसूली के लिए ये नया विभाग बनाया गया था। अब अगर हम बात करें तो लौह बाजार नीति, जिसमें मूल्य नियंत्रण के लिए जिसको शुरू किया इसने। अगर हम यहाँ पर देखें तो उद्देश्य क्या था? सैनिकों को कम वेतन में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए एक नया विभाग बनाया था। बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ये ध्यान रखिएगा भैया, थोड़ा सा कुछ नाम है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीडीएफ में। हालांकि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से लिखित वे में आपको दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखें दीवान ए रियासत, जो कि बाजार नियंत्रण के लिए नया विभाग बनाया था। प्रमुख थे कौन? मलिक याकूब को विभाग का प्रमुख बनाया था इसने। सभी वस्तुओं के दाम इसने जो है निश्चित कर दिए। ऐसा नहीं है कि भैया जिसका जो मन करे वही भाव से बेच रहा, तो कई चीजें इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। और सुल्तान की आंखें और कान, गुप्तचर तंत्र, यहाँ पर देखें ये गुप्तचर तंत्र को इसने ज्यादा तवज्जो दिया था। सायना ए मंडी प्रत्येक बाजार के लिए अधीक्षक को नियुक्त किया इसने। निगरानी बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी होता था, कौन? निगरानी यानी गुप्तचर अधिकारी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसकी हम बात करें तो, और जो है मुनहियान, जिसे जासूस नियुक्त किया था इसने। बाजार की गतिविधियों और अधिकारियों पर इसने सख्त नजर रखा था। और ये सब की जानकारी किससे मिलती है हमको? अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह और इब्न बतूता की रेहला से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, इनके गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्थापत्य और संस्कृत की, तो इसके काल में काफी चीजें हुई थी जिनको हमें जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 1000 खंबा महल, ठीक है, 1000 खंबा महल का निर्माण इसने कराया। और अमीर खुसरो इसके जो है दरबारी कवि थे, सांस्कृतिक आइकॉन के रूप में जिनको माना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खम्स,
जो कि लूट का माल, राज्य का हिस्सा 1/5 से बढ़ा करके 4/5 भाग इसने कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए। और यहाँ से पतन होता है खिलजी का, मुबारक खिलजी आता है और ये गद्दी पर बैठता है। कठोर नियमों और बाजार नियंत्रण को इसने समाप्त कर दिया। अगला राजा कौन बनता है? मुबारक खिलजी, जो क्या हुए, उसने जो जो कठिन नियम थे, कानून थे, उनको वो क्या करता है? समाप्त कर देता है। कहता है भैया अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये नियम भी खत्म। ठीक है, अब होता क्या है? खलीफा, स्वयं को इसने खलीफा घोषित किया, सुल्तान नहीं, खलीफा घोषित करता है, करने वाला पहला शासक था ये। ठीक है, और ये भैया विलासिता, दारू और शराब और स्त्रियों में, ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा विलासी था। और इसी समय होता क्या है कि वंश का अंत हो जाता है। खुसरो शाह, इसके मंत्री जो था खुसरो, उसने क्या करता है? मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। रोज रोज दारू शराब ये वो तामझाम दे करके उसने मौका दे करके कहा, ऐसा है राजा साहब, चलो तुम, हम क्या करेंगे, हम अब गद्दी जो है संभालेंगे। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से उस सिंहासन पर बैठता है और उसने जो है उपाधि धारण की पैगंबर का सेनापति। ठीक है, पैगंबर के सेनापति की उदाहरण जो है उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। तुगलक वंश के उदय के साथ खिलजी वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खिलजी के विरासत का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें। यहाँ पर दक्षिण भारत तक जो है सल्तनत का विस्तार किया। प्रशासन, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक बार हम इसको भी फिर से देख लें। ठीक है, राजनीति से धर्म का पृथक्करण, सिकंदर ईसानी का स्वप्न और वास्तविकता, ये सब सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर हम तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तुगलक वंश एक ऐतिहासिक गाथा जो कि 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक जो है यहाँ पर इस साम्राज्य का जो है चलता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल होता है। 3 प्रमुख शासन जो थे, जिसमें गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, अब अगर हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो ये संस्थापक रहा। ठीक है, और प्रशासन करता है 1320 से लेकर 25 तक, बहुत ज्यादा समय तक नहीं। आप जानते ही है जो संस्थापक होता है वो ज्यादा दिन तक शासन वैसे भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ज्यादातर उम्र जो है संघर्ष के दौरान ही निकल जाती है। और इसके समय में राजस्व नीति, एकता के राजस्व में 1/11 से 1/10 से अधिक वृद्धि नहीं किया इसने जो है। एक चीज ये है आपका। और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो नहर, यहाँ पर देख लीजिए, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसने किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संचार के लिए इसने जो है व्यवस्थित डाक व्यवस्था की इसने शुरुआत करने वाला पहला शासक। तो 2 चीजें हैं, डाक व्यवस्था और नहर से सिंचाई, 2 चीजें यहाँ पर बहुत आप लोगों के लिए जानना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर देखें इसका अंत भी हो जाता है 1324 ईस्वी में। बंगाल विजय के बाद दिल्ली से वापस हो रहा था, तो अब कुछ लोग इसको षड्यंत्र मानते हैं, कुछ लोग दुर्घटना मानते हैं। इसके बेटे जो जौना खान था, जिसके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाते हैं, उसने जो है अहमद एजान द्वारा निर्मित लकड़ी का महल में उसका स्वागत करता है। स्वागत समारोह के दौरान महल ये देखो ढह जाता है और इसी में दब करके गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब इस तरीके से जब इनकी मृत्यु होती है तो उनका लड़का ये मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान भी था और प्रयोगवादी भी था। अभी देखेंगे हम लोग कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसने जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है सुल्तान बना, गद्दी पर बैठा और अपने व्यक्तित्व नवीन प्रयोगों का समर्थक था और विद्वान और तर्कवादी था। 1351 ईस्वी में थट्टा यानी सिंध में विद्रोह दमाते में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी कुछ प्रयोग और विफलताएं हैं, उसको हमको जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए दीवान ए कोही, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि दीवान ए कोही किस से संबंधित था? तो ये संबंधित है भैया कृषि विभाग की स्थापना से, जिसको किसने जो है चालू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये कुछ अनलकी भी शासक था, तो इसने जो है अमीर ए कोही इसका प्रमुख होता था। और शोनधर तकावी इसके अंतर्गत कृषियों को मतलब किसानों को ऋण देने, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऋण की सहायता प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब दोआब में इसने कर की वृद्धि कर दिया। 1325 से 27 के मध्य सूखा हो जाता है और अकाल के कारण ये योजना क्या होती है? असफल हो जाती है। और इसने इसके लिए इसको आप जान सकते हैं बहुत तरीके से, आप जानते हैं बहुत पहले से जो है दिल्ली से इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया, देवगिरी में जिसे दौलताबाद, ये देखो यहाँ पर दिल्ली से ये यहाँ ले जाता है दौलताबाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत पर ये नियंत्रण चाहता। क्योंकि भाई अगर देखा जाए
तो दिल्ली इधर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है दक्षिण भारत की। लेकिन इसने सोचा कि भाई अगर यहाँ पर रहेगा तो हम जो है दिल्ली भी संभाल लेंगे और इधर भी संभाल लेंगे, और इधर ये तुर्कों का आक्रमण भी इससे भी हम अपने आप को चौकन्ना रह सकते हैं, क्योंकि इधर ही से तो लोग आ रहे थे। ये सारी चीज़ें, इन सारी जगहों से बच सकता, मंगोल, तुर्क, इन सारी चीज़ों से। तो लेकिन ये क्या होता है, कुछ वर्षों बाद फिर वापस जो है दिल्ली लौट जाता है। अगर हम बात करें तो इसने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया 1329-30 के दौरान, जिसमें वैश्विक स्तर पर इसको लग रहा था कि चांदी की कमी पड़ेगी, तो इसने क्या किया, तांबा और कांसा के सिक्के जारी किए। और होता क्या है कि इसी दौरान, चूंकि कोई नकली सिक्कों को रोकने का कोई उपाय नहीं था, सब अपने घर में जो है सिक्का बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, कांसा और तांबा तो आसानी से मिल जाता था, तो देखो यहाँ पर सब लोग घर में ही सिक्का अपना बना बना के भैया चले मार्केट में। और होता क्या है कि व्यवस्था जो है नतीजा अव्यवस्था हो जाती है और इसको वापस ले लिया जाता है। तो इस तरीके से इसको प्रयोगवादी या इस तरीके कहते हैं, लेकिन यह कुल मिलाकर के जो भी प्रयोग करता है उसमें ये असफल ही रहता है। और धार्मिक सहिष्णुता भी थी इसके अंदर, और इसने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, होली के त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको आपको जानना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में जहाँपनाह नगर की स्थापना इसी ने करवाया था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का, तो फिरोज शाह तुगलक कट्टर पंथ की ओर 1351 से 1388 के मध्य अगर हम बात करते हैं, तो इसका राजाभिषेक होता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के आगे अगला राजा है फिरोज शाह तुगलक। इसने अपना 2 बार राजाभिषेक करवाया। क्वेश्चन बन जाएगा भाई, कौन सा ऐसा राजा था जिसने 2 बार राजाभिषेक करवाया, तो कौन था भैया, ये मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक। अब शरीयत यानी शासन नीतियां और शरीयत के अनुसार इसने लागू किया, और पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर इसी ने जो है लागू किया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया, और महिलाओं को मजारों पर जाना इसने निषिद्ध कर दिया था, बंद कर दिया था कि नहीं, संतों के सामने या मजारों में महिलाएं नहीं जाएंगी। प्रथा को इसने बहुत जो है बढ़ावा दिया। एक महान निर्माता कह सकते हैं इसने, ये था जिसने जो है जौनपुर और फिरोजाबाद, हिसार, इन सारे नगरों की स्थापना किया। तो जौनपुर को हम लोग कई बार देख चुके हैं, किसकी याद में, जौना खान की याद में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने जो है जौनपुर की स्थापना कराया था। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, जौना खान। तो उसी की याद में इसने जो है क्या किया था, जौनपुर बनाया था। और व्यापक स्तर पर सिंचाई नहरों का निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है, हक ए सर्व विशेष सिंचाई कर लगाया। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई हक ए सर्व कौन सा कर था या किससे संबंधित था, तो विशेष सिंचाई कर था ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इससे संबंधित चीजें आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिली हैं। लोक कल्याणकारी राज, देखो लिखने के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़िए आप, इस पे जो है 95 65 27 24 42 पर कांटेक्ट कर लीजिए। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके सारे पीडीएफ और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, दिमाग बहुत मत लगाइए। ठीक है, दीवान एक खैरात इसने जो है गरीबों की सहायता के लिए शुरू किया था। और दार उल सफा चिकित्सा के लिए राजकीय इसने जो है ये सब इसके कार्य थे। ठीक है, अस्पताल शुरू किया। रोजगार ब्यूरो, बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने वाला प्रथम सुल्तान था ये। दीवान ए इस्तेहाल और वृद्धों के लिए पेंशन, तो बहुत सारी चीजें इसने कराया। ठीक है, कौन था भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रशासन और साहित्य की बात आती है, तो वंशानुगत सैनिक और असैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया इसने कि भैया ठीक है, तुम्हारा बाप सैनिक रहे तो तुम सैनिक बन जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दीवान ए बंदगान, दासों के लिए अलग विभाग इसने किया, बड़ी संख्या में दास आए। और नागरकोट ये अभियान ज्वालामुखी मंदिर के प्राप्त संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तैमूर का आक्रमण और पतन देख लीजिए, यहाँ पर तैमूरों का आक्रमण होता है। शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और 1398 ईस्वी में तैमूर लंका विनाशकारी आक्रमण होता है, और इसका प्रभाव क्या होता है, तुगलक वंश का अंत और सल्तनत का विघटन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश के थोड़ा सा सरसरी निगाह में देखें, यहाँ पर गयासुद्दीन स्थिरता और डाक व्यवस्था का जनक माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक असफल प्रयोगों वाला विद्रोही विद्वान था। ठीक है, और फिरोज शाह कल्याणकारी राज्य लेकिन रूढ़वादी नीतियों का निर्माता था, जैसे इसने जजिया कर लगाया ब्राह्मणों पर। ठीक है, और महिलाओं को पर्दा में रहने के लिए ज्यादा प्रेरित किया। फिर दिल्ली की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना होती है, यहाँ पर सैयद वंश और लोधी वंश। ये दोनों वंश कुल मिलाकर के 1414 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। यहाँ पर देखिए विनम्रता से पतन तक की कहानी दिल्ली सल्तनत के अंतिम अध्याय के रूप में ये हम मान सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। सैयद वंश में अगर हम यहाँ पर देखें तो खिज्र खां जो है 1414 ईस्वी में संस्थापक था, गद्दी पर बैठता है।
लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ठीक है, रैयत आला, स्वयं को रैयत ए आला कहा इसने जो है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए और बहुत ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानने लायक नहीं है। सैयद वंश का उत्तराधिकारी यहाँ पर मुबारक खां, जो कि खिजरा खां के उत्तराधिकारी था। मोहम्मद शाह वंश का तीसरा जो है शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह, ये सब बहुत था, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सब खत्म होते हैं। लेकिन इसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है, लोदी वंश। लोदी वंश प्रथम अफगान राज्य था। ठीक है, जो कि जिसके संस्थापक को अगर हम देखें तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक को बहलोल लोदी ने स्थापित करता है, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व की जब हम बात करते हैं, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना होती है। किसकी? प्रथम अफगान राज्य की स्थापना होती है और इसका श्रेय सत्ता परिवर्तन और अफगान शक्ति का उदय, ये अफगान था। ठीक है, तो यहां पर आप इसको जान सकते हैं। फिर आगे देखिए तो बहलोल लोदी का जो है राजत्व सिद्धांत समानता का सिद्धांत था। राजा और सरदार एक समान इसमें होते थे। ठीक है, बिल्कुल, ये देखो यहाँ पर ये कालीन बिछी होती थी। राजा और उसके जो सरदार होते थे वो सब एक साथ में यहाँ पर बैठते थे। सरदारों के लिए सम्मानजनक संबोधन होता था। मनसद ए आली नाम से इनको संबोधित करता था। व्यवहार में अगर देखें तो यहाँ पर सिंहासन के बजाय कालीन पर सरदारों के साथ ये बैठता था। भला ऐसा, जहाँ एक समय था सिजदा इन पैबोस चल रहा था, राजा का जो है कदम को चूमा जाता था, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई, बदलाव लिया इसने। सिकंदर लोदी इसने जो है अपने शासन अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में इसने विलय कर लेता है। नया शहर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किए हैं। आगरा शहर की ये स्थापना कराता है। ठीक है, 1504 ईस्वी में। तो यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। कब? 1504 ईस्वी में। और राजधानी इसको बनाता है 1506 ईस्वी में। ये देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली से राजधानी आगरा आ जाती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कुछ सुधार होते हैं गज ए सिकंदरी के नाम से। ठीक है, गज ए सिकंदरी, जिसमें भू मापन, राज्य की आय के लिए सटीक पैमाइश थी। गज ए सिकंदरी, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गज ए सिकंदरी मापन की नई जो है मानक इकाई बनाई गई और इसका प्रभाव क्या था? व्यापार और राजस्व में सुधार करना था। ठीक है, इसके समय में साहित्य में भी सुधार होते हैं। गुलरुखी और फरहगे सिकंदरी, ये सब जो है इस नाम से सुल्तान जो है फारसी कविताएं लिखते थे। आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ की फारसी अनुवाद फरहगे सिकंदरी के नाम से हुआ था। लज्जत सिकंदरी, संगीत के एक नए अनमोल ग्रंथ की रचना। अगर इसकी धार्मिक नीतियों की बात करें तो इसने जो है ताजिया पर रोक लगा दिया था। ठीक है, मुहर्रम के दौरान जो ताजिया निकालने पर इसने क्या किया था? प्रतिबंधी लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीर्थ यात्रा में स्त्रियों को संतों के मजारों पर जाने की मनाही कर दिया और धार्मिक रूढ़िवादिता का इसने पालन किया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इब्राहिम लोदी अंतिम राजा यानी सुल्तान गद्दी पर बैठता है और यहाँ पर कलह भी होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य गद्दी पर बैठता है, शासन करता है और ये अफगान असंतोष होता है। अफगान सरदारों और गवर्नरों में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और दौलत खां लोदी जो कि लाहौर का गवर्नर था, जो सुल्तान से असंतुष्ट था, उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने विश्वासघात किया और भारत पर आक्रमण करने के लिए काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता देता है और इब्राहिम लोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकना वो चाहता था और वो सक्सेस भी रहा। यहाँ पर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसमें इस महायुद्ध में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के युद्ध में यहाँ पर देखें तो इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और यहाँ पर इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा जाता है। नया युग की जो है स्थापना होती है, लोदी वंश अंत हो जाता है। यहीं से मुगल साम्राज्य का उदय हो जाता है। इसको हम लोग इसके मुगल साम्राज्य को आगे एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन सारी चीज़ों को समझने और देखने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बहुत सरसरी निगाह में। आप एक बार वीडियो को देखने के बाद PDF से आप चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। टेस्ट के देने से पहले एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, सब अच्छा होगा। PDF प्राप्त करने के लिए 95 65 27 24 42 पर जो है कांटेक्ट कर लीजिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।